नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। और डिजिटल इंडिया की उस सपने को साकार करने में हमें सफलता मिलने में कठिनाई होगी, और मुझे लगता है कि यह एक नया प्रयास है। इन छात्रों से जो मेरे पास 8 छात्र यहां पर अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे, जिन्होंने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग ली है, मैं उनसे ही पूछ रहा था कि कहां से आपने अपनी डिग्री ली है। तो ज्यादातर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से या आईटीएम से जुड़े हुए गोरखपुर के ही छात्र थे। आपने अब तक अपने विश्वविद्यालय में या अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में जो भी अध्ययन किया है, वह ज्यादातर एक प्रकार का उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, सैद्धांतिक पक्ष है। जब आप किसी उस फील्ड से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं, तो वह आपको उसके व्यवहारिक ज्ञान के साथ, उसके प्रैक्टिकल के साथ जोड़ती है कि दैनिक जीवन में जो कुछ आप अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं, जो आपने लैब्स में आपने देखा है, वास्तविक धरातल उसका क्या है, इंडस्ट्री उसके लिए किस प्रकार के प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराती है, और आगे की आपकी चैलेंजेस क्या हैं, इन सब से आपको रूबरू करने का एक अवसर देता है। इसलिए इस प्रकार के इनोवेशन कैंपस अत्यंत सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को और सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश के 3500 हमारे युवा छात्र जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक नया भविष्य आगे बढ़ाया है। सैमसंग यह भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, और सबसे ज्यादा मोबाइल फोन ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनाते हैं, नोएडा में। और मैं सैमसंग इंडिया से जरूर कहूंगा कि अपने नोएडा कैंपस में एक बार यहां के छात्रों का विजिट जरूर करवाएं। मुझे याद है 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तब सैमसंग उससे पहले की स्थिति से बहुत आहत था। ये लगभग अपने कैंपस को बाइंड अप करने की तैयारी कर रहे थे कि हम लोग यहां से अब जाएंगे। और जब मैं आया था तो मैंने उसी समय मार्च 2017 में सैमसंग इंडिया के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी आप चिंता मत करिए, अपना कार्य प्रारंभ करिए। और मैंने अपने उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री को कहा कि भाई आप जाइए, इनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करिए, और अगले 1 सप्ताह के अंदर प्रयास होना चाहिए कि सैमसंग अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर ले। और 2018 में मुझे याद है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रेसिडेंट मून ने सैमसंग इंडिया के इस मोबाइल फोन निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए स्वयं 2 राष्ट्राध्यक्ष नोएडा में पहुंचे थे, और उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जो आज दुनिया की 55% मोबाइल फोन निर्माण के लिए आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत के 55% मोबाइल फोन बन रहे हैं। 60% से मोबाइल फोन के कंपोनेंट का निर्माण भी, उसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो रहा है, और उसमें सैमसंग इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका है।
बल्कि भारत का पहले डिस्प्ले यूनिट, जो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, ये जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और कोरोना कालखंड में सैमसंग उसे चीन से भारत में, और भारत में भी उन्होंने यूपी में अपना वो निवेश किया है, जो अब सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुका है। मुझे अच्छा लगा यहां पर सैमसंग इनोवेशन कैंपस में जो ये प्रशिक्षण दिया गया है, जो ये ट्रेनिंग हुई है, ये वास्तव में मॉडर्न कोर्सेज के, जो न्यू एज कोर्सेज हैं, उनके साथ किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डाटा साइंसेस के साथ में, और अन्य उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, बिग डाटा एंड कोडिंग को लेकर, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग को लेकर के, यानी ये अलग अलग जो प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, जो आज की आवश्यकता है, जो ग्लोबल मार्केट की आज की आवश्यकता है, उसे लेकर के ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम यहां पर करवाए गए। और मुझे लगता है कि हमारी अब तक की सबसे बड़ी कमी क्या रही है, हमारी अकादमिक संस्थाओं की सबसे बड़ी कमी यह रही कि हम लोगों ने मार्केट की कभी मैपिंग नहीं की। समाज की आवश्यकता क्या है, मार्केट क्या चाहता है, ये पूरी जो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई के नियम पर आधारित है। अर्थशास्त्र के अगर इस नियम को हम भुला देंगे तो हम बेरोजगारों की एक फौज ही खड़ा करेंगे। हमें इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, हमारी संस्थाओं को इधर जाना पड़ेगा। आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो, आईआईटीज हो, या फिर विश्वविद्यालय हो, हमें देखना होगा कि हम पाठ्यक्रम उन्हें संचालित करें जो अगले 15 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 25 वर्ष के लिए उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म दे सके। और इसके लिए समय समय पर संस्थाओं के द्वारा उस प्रकार की मैपिंग कराना, सर्वे कराना, जहां पे हमारी संस्था है वहां के लोकल क्षेत्र की, उस रीजन की, देश की, दुनिया की, और फिर उस मैपिंग के अनुरूप पाठ्यक्रम को भी तैयार करना। अगर हम ये नहीं तैयार करेंगे तो हम लोग फिर पिछड़ जाएंगे। हम पिछड़े क्यों? पिछड़ने के पीछे यही कारण था, हम अभी भी वही रटे रटाई बातों को लेकर के आज भी चल रहे हैं, घिसी पिटी बातों को लेकर के आज भी चल रहे हैं। परिणाम क्या होता है कि हमारे यहां से जो लड़का जाता है, दुनिया में जिसको लोगों ने आउट ऑफ डेट कर दिया है, उसको हम पाठ्यक्रम का हिस्सा आज बनाते हैं। इसका मतलब वहां से निकला हुआ छात्र कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री लेकर के जाएगा तो अब बाजार में ऐसे खड़ा रहेगा, उसी लाइन पे खड़ा होगा जैसे चौराहे पर कोई मजदूर जाता है, खड़ा होता है, कहीं से आवाज आएगी कि भाई हमें एक मजदूर चाहिए, वो बेचारा आवाज लगा के हाथ उठा के कहता मैं भी आऊं, मैं काम करना चाहता हूं। नहीं, कैंपस में इसका सिलेक्शन हो, कैंपस में ही ट्रेनिंग के दौरान हम उसको इस बात की गारंटी दे सकें, या फिर वो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सके कि हां मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तब साकार होगी जब हम उसके अनुरूप पाठ्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का कार्य करेंगे। मार्केट की डिमांड के अनुसार हम उस मैपिंग के अनुसार डिमांड और उस डिमांड की सप्लाई के लिए उस प्रकार के पाठ्यक्रम, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कोर्सेज हम प्रारंभ कर सकेंगे, तब इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज बहुत सारे कार्यक्रम इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं। हमने यूपी
गोरखपुर में राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमें जाति पाति से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति की बात करनी चाहिए। जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं आएगा, तब तक सामाजिक एकता को हमें मजबूती नहीं दे पाएंगे। हम सबको एक हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि किन कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। हमारी आपसी विभाजन की जो खाई थी, इसको चौड़ा करने का जो प्रयास प्रारंभ हुआ था, कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने समाज की एकता को खंडित करने का जो प्रयास किया था, उस एकता को खंडित होने का दुष्परिणाम इस देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा था। स्वतंत्र भारत में इस देश को जो नई दिशा मिलनी चाहिए थी, कहीं न कहीं गुलामी की मानसिकता इतनी हावी थी कि हम लोग तत्कालीन नेतृत्व तय ही नहीं कर पाया कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। और उसी उधेड़ बुन को लेकर के देश के पूज्य संतों के मन में एक आक्रोश भी था इस बात को लेकर के कि वास्तव में देश की दिशा क्या हो रही है। क्या इसी के लिए देश के स्वाधीनता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। लेकिन आज हम सबका सौभाग्य है कि भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। गत 10 वर्ष में भारत की जो प्रगति है, सर्वांगीण विकास का जो एक रूप रेखा भारत की आज देश के सामने आई है, यह बहुत उत्साहित करने वाली है, हम सबको आगे बढ़ाने वाली है। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है, जब भारत आगे बढ़ रहा है तो आज दुनिया की वे ताकतें जो भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, वे षड्यंत्र करने के अनेक प्रयास कर रहे हैं। आपस में लड़ाने का काम, फिर उन्हीं गलतियों को दोहराने का काम। पैसा किसी और का है, लेकिन माध्यम यहीं के लोग बनेंगे और उन्हीं लोगों के माध्यम से फिर षड्यंत्र करने की साजिशें तेजी के साथ प्रारंभ हुई हैं। जब ये षड्यंत्र हो रहे हों, उन स्थितियों में भारत की संत परंपरा का वह संदेश जो कवि महायोगी गोरखनाथ जी ने, आदि शंकर ने, जगतगुरु रामानुजाचार्य ने, जगतगुरु रामानंदाचार्य ने, भारत की संतों की परंपरा ने सामाजिक एकता का जो संदेश दिया था, आज जो सबसे प्राथमिक मुद्दा हम सबका होना चाहिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं आएगा, तब तक सामाजिक एकता को हम मजबूती नहीं प्रदान कर पाएंगे। और सामाजिक एकता अगर मजबूत नहीं है तो राष्ट्रीय एकता को चुनौती इसी प्रकार से मिलती रहेगी, जैसे आज वर्तमान में अनेक ऐसे लोग जाने अनजाने में अपने स्वार्थ के लिए देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सबको सतर्क होकर के कार्य करना होगा। गोरखपीठ से जुड़े हुए जो भक्तगण हैं, शुभचिंतकगण हैं, गोरखपीठ से संचालित जितनी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, उन सबका भी दायित्व बनता है। या समाज की किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उन सबका दायित्व बनता है कि अपने उन प्रेरक महापुरुषों से हम कुछ सीखें, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम कुछ सीखें। साप्ताहिक कार्यक्रम यहां पर इन्हीं मुद्दों और मूल्यों के आधार पर किया जाता है। जैसे यहां पे जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी कह रहे थे कि आज से उनके पूज्य गुरुदेव जगतगुरु स्वामी हरिआचार्य जी महाराज अक्सर उन कार्यक्रमों में यहां पर भागीदार होकर के आते थे। और उस समय भी देखा होगा, उस समय भी सामाजिक समरसता सम्मेलन चलता था यहां पे।
और आते थे। पूज्य स्वामी जी भी आते थे, आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है। यह सम्मेलन पहले से इस सम्मेलन के माध्यम से भी और सम्मेलन के साथ साथ व्यवहारिक धरातल पर भी पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज भी और पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज भी सामाजिक एकता के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, निरंतर कार्य करते रहे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के साथ ही संस्कृति की शिक्षा के लिए, सामाजिक एकता के लिए, गोरक्षा के लिए, केवल गोरक्षा की बात करनी ही नहीं है, गो सेवा करनी भी है, अपने स्तर पर भी करनी, केवल उपदेश नहीं देना है, बल्कि पहले करना है, फिर लोगों को करने के लिए, उसके लिए उनको भी उसके लिए तैयार करना है। ये सभी कार्यक्रम जब एक साथ चलेंगे, लेकिन हमारी बातों का वजन तब होता है जब हम स्वयं भी इस प्रकार का आचरण करते हैं। जो बोल रहे हैं उसके अनुरूप जब करेंगे तो वह प्रभावी होगा। केवल भाषण केवल करेंगे, कोरा भाषण से परिवर्तन नहीं हो सकता। समस्या का समाधान करने के लिए पहले हमें स्वयं करना होगा, फिर लोगों को करने के लिए उसके लिए तैयार करना होगा और इसके व्यापक परिवर्तन। कश्मीर के मेंढर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज मेंढर में मैं मेरे दोस्त मुर्तुजा खान को जिताने के लिए यहां आया हूं। जब मैं देश का गृह मंत्री बना, सबसे पहला डेलीगेशन इस पहाड़ियों से अगर मेरे पास आया तो मुर्तुजा भाई लेकर आए थे कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन दें। तब मैंने उसको हंसी मजाक में ही कहा था कि रिजर्वेशन तो हमें देना ही देना है, परंतु आप क्या भाजपा से चुनाव लड़ोगे? उन्होंने कहा जनाब आप सभा करने आएंगे तो लड़ूंगा। वो लड़ भी रहे हैं और आज मैं सभा करने के लिए भी आया हूं। भाइयों बहनों, मैं गुजरात में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं मेरे जीवन में सोच नहीं सकता था कि मेंढर में आकर एलओसी से 2 किलोमीटर दूर मेरे पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल, पिछड़ा समाज के भाइयों बहनों के सामने मैं भाषण दूंगा। आज मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि मैं मेंढर में। यही पहाड़ियों की 1947 से आज तक किसी ने रक्षा की है तो मेरे पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल भाइयों ने की है। पूरा देश ये वादियों में रहने वाले देशभक्त गुर्जर पहाड़ी भाइयों पर फख्र करता है, नाज करता है, सलाम करता है। 47 के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का सिपाही बनकर यहां के बासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, तब भी सीनों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली हैं। और मैं आज मेंढर की इस पहाड़ी पर आकर आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आप पर नाज करता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। भाइयों बहनों, मुर्तुजा जी ने मुझे जितनी भी बार फोन किया, जितनी भी बार मिले, एक भी बार खुद की बात नहीं करी। उन्होंने पहाड़ी समुदाय, गुर्जर समुदाय, यहां के पिछड़े वर्ग की बात कर कर आपके दिक्कत भरे जीवन के लिए काम करने की मांग की। और मैं आज अपील करने आया हूं मेंढर के मतदाताओं को
कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, मेरे साथ जुड़ने का सबसे पुख्ता रास्ता हमारा मुर्तुजा खान है, उसको मजबूत कर दीजिए। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न आती, तुम मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी और मुर्तुजा भाई जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए संघर्ष किया और आज कश्मीर का 30,000 युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगह पे चुनाव लड़कर जमहूरियत का आनंद ले रहा है, अधिकार भोग रहा है। और मैं आपको बताकर जाता हूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनर्विचार करेंगे। मुझे बताओ भाई, ये पहाड़ के लोगों को अपने पंचायत का अध्यक्ष चुनने का अधिकार है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ब्लॉक पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? जिला पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? कौन रोक रखा? ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी रोक कर रखी थी। इसको जमीन पर उतारा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने उतारा। नरेंद्र मोदी ये पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से अब तक। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।